प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद। और संवाद में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मैं परिचय केंद्रीय मंत्री कहकर भी करवा सकता था। मैंने इसलिए ये सारे विभागों की जानकारी जो है उपलब्ध करवाई अपने दर्शकों को कि हम एक से जब दूसरा काम करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारा काम कर दिया। आप एक साथ इतने विभागों के लिए काम कर रहे हैं, इतना सारा उत्तरदायित्व है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है? नहीं, धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रतिबिंब जी, आपने यहाँ अवसर दिया जी बात करने का। बाकी चुनौती तो क्या है कि मोदी जी के नेतृत्व में जब काम कर रहे हो तो स्वयं ही एक ऊर्जा का निर्माण हो जाता है और एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है कि मोदी जी की टोली का हर व्यक्ति उस प्रकार से समर्पित रहता है कि हमें 24/7 अपना वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। तो बाकी तो ये लर्निंग प्रोसेस है जी। ये अलग अलग क्षेत्र हम सब उसका पहले अध्ययन करके तो नहीं आए होते, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति सीखता जाता है और अपनी क्षमता और अपनी समझ के मुताबिक उतना अपनी भूमिका अदा करनी। प्रधानमंत्री की एक बात और कोट करते हैं आप हमेशा कार्यक्रमों में, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। और आपका ये कहना है कि भारतीयों का जीवन आसान बनाने की एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया 9-10 वर्षों में कहाँ तक पहुँची? नहीं, निश्चय ही जब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं तो आम व्यक्ति की शायद समझ में तुरंत नहीं आता, लेकिन शायद अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो एक वाक्य में कहा जा सकता है कि सरकार का अभाव भी नहीं और प्रभाव भी नहीं। अभाव नहीं का मतलब कि सरकार है, एक वसीला है कि अगर मुझे कभी आवश्यकता पड़ती है तो मेरे रेस्क्यू को आने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि उसका अनुचित अनावश्यक मेरे ऊपर प्रभाव है। यानी सरकार एज ए फैसिलिटेटर, नॉट एज एन इंटिमिडेटर। और वो जुड़ जाता है फिर नागरिक केंद्रित प्रशासन के साथ। वही मूल अर्थ है कि जहाँ पारदर्शिता भी हो, जहाँ भ्रष्टाचार भी ना हो, जहाँ नागरिक की हिस्सेदारी भी हो और अंततः नागरिक के जीवन को सरल बनाने का लक्ष्य भी रहे, ईज ऑफ लिविंग। जम्मू कश्मीर से आपका निकट का संबंध है और ये गवर्नेंस पिछले कुछ वर्षों में वहाँ भी नज़र आ रही है। कितना बदलाव आया है वहाँ के बयार में, वहाँ के विकास में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में? बहुत सारे ऐसे नियम थे जो वहाँ पर लागू नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि तत्कालीन सरकारें 370 की आड़ में अपनी सुविधा अनुसार नियम लागू किया करती थी। उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ी विडंबना तो ये थी कि देश भर में विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का था, लोकसभा का भी, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहा, उस दिन तक जिस दिन के 5 और 6 अगस्त को 370 अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया गया। और ये एक लेगेसी थी जिसको कहा जाता है कि वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इमरजेंसी में इंदिरा जी ने एक संशोधन ला करके कार्यकाल उस समय 5 से 6 वर्ष किया था। और उस समय की जो सरकार थी जम्मू कश्मीर, उसने तुरंत उसे अपना लिया। लेकिन 3 वर्ष के बाद जब सरकार बदली, जब मोरारजी भाई वहाँ पर प्रधानमंत्री बने और इसे रिवर्स किया गया, एक और संशोधन लाया गया 45-46 अमेंडमेंट इस तरह से, तो उस समय उसी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में थी 370 की आड़ लेकर के कहा कि ये हमारे हित में नहीं है जी। अब ये उनके हित में नहीं था, प्रदेश के हित में नहीं था, कि परिवार के हित में नहीं था, लेकिन उस समय उनको 370 नज़र आ गया क्योंकि 6 साल बरकरार रखने थे। जब अपनाना था तब नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य ये तो किन्हीं कारणों से बहुत सारे नियम लागू नहीं हो रहे थे। सेल्फ अटेस्टेशन मोदी जी ने आते ही 3 महीने के भीतर कर दिया था कि हमें गेस्टेड अफसर के पास जाकर के अपने दस्तावेज अटेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं। और एक बहुत बड़ा संदेश गया देश के कोने कोने में कि अब एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में कि जिसमें इतनी क्षमता है, इतना भरोसा है कि वो अपने देश के नागरिक पर, अपने देश के युवा पर विश्वास कर सके। इसी तरह 1 जनवरी 2016 से DOPT ने ही एक आदेश जारी करके, कि मोदी जी ने उसका आह्वान लाल किले से किया था और उसके ऊपर
फॉलोअप कार्रवाई करते हुए 1 जनवरी 2016 से हमने इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी अनेकों पदों के लिए, ताकि वो जो शिकायतें आती थी कि किसी बच्चे को रिटर्न में 100 अंक मिलते लेकिन उसको अगर नियुक्ति करने का समय आता तो कई बार उसको पीछे करने के लिए उसके इंटरव्यू के नंबर कम कर दिए जाते, तो उस तरह की शिकायत या शक व शुबा ना रहे वो समाप्त कर दिया गया और केवल क्वालिफाइंग कर दिया गया इंटरव्यू। अब बाकी प्रदेशों में लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो गवर्नर राज लगने के बाद हुआ। तो इस प्रकार से निश्चय ही जिन नियमों का और मोदी जी के आने के बाद जो अनेकों इस तरह के रिफॉर्म्स आए हैं गवर्नेंस में भी, जो केवल गवर्नेंस तक ही सीमित नहीं है, जो वास्तव में जिनका दूरगामी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी है, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, उनका लाभ जिस प्रकार से देश के अन्य प्रदेशों एवं केंद्र शासित राज्यों को प्राप्त हो रहा था, उस तरह से जम्मू कश्मीर में प्राप्त हो पाए, ये सुनिश्चित करने में इस बदलाव का बहुत बड़ा रोल रहा है। जी, अब तो वहाँ पर G20 भी हो रहा है, फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है, फिल्मों की शूटिंग्स भी हो रही हैं, तमाम पर्यटक रिकॉर्ड संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बड़ी उपलब्धि। निश्चय, क्योंकि और मैं समझता हूँ कि एक मेंटल बैरियर्स थे जो वहाँ के लोगों के बीच में और शेष भारत के लोगों, वो भी जाते रहे, क्योंकि जब कोई वहाँ से व्यक्ति बाहर निकलता तो उसको भी लोग कुछ दूसरी नज़र से देखते कि भाई ये स्पेशल स्टेटस वाला है, और वो भी अपने आप को कुछ अनोखा पाता जी। अब वो जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग है, वो जो भारतीयता का एहसास जो बाकी देशवासियों में है, अब वो वहाँ के नागरिक को भी होने लगा है। जी, एक विभाग है जिसके साथ आप काफ़ी समय तक जुड़े रहे, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, वहाँ की भी बात कर लें, वहाँ पर भी बदलाव की बयार बह रही है। पूर्वोत्तर का ये है कि जब मोदी जी की सरकार आई तो पूर्वोत्तर में अगर दिल्ली से कोई नेता जाता तो कहते थे मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया। तो आप वहीं से अनुमान लगाइए कि कितना बदलाव है। आज उसी पूर्वोत्तर को मोदी सरकार के डेवलपमेंट मॉडल की एक मिसाल कहा जाता है। वहाँ से जो बच्चे बाहर आने में परहेज करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि बाहर जाएंगे ना मालूम उनके साथ किस प्रकार का सलूक किया जाएगा, आज वही बच्चे, आप किसी भी हवाई जहाज़ में बैठ जाइए, दक्कन, हैदराबाद, चेन्नई से लेकर के उत्तर जम्मू, लद्दाख तक आपको क्रू में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे मिलेंगे। यानी एविएशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, यानी इतनी प्रतिभा थी, लेकिन उनको अलग थलग रखा गया था। और ये मोदी जी ने आकर के जी, जैसे उन्होंने पहले ही कहा था कि भारत माता का समूचा विकास तभी संभव है कि दोनों भुजाओं का एक समान विकास हो, और पूर्वोत्तर को विशेष ध्यान दिया गया। अनेकों ऐसी, आप अनुमान लगाइए, पूर्वोत्तर में ऐसे स्थान जहाँ पर के हवाई अड्डा ऐसे 50 साल पहले बनना चाहिए था, हवाई अड्डे नहीं थे। उदाहरण के तौर पर सिक्किम जो वर्ल्ड टूरिस्ट स्पॉट है, पेंगोंग का एयरपोर्ट मोदी जी ने जाके उसका उद्घाटन किया। वो तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश जो तो सीमावर्ती क्षेत्र है, द नॉर्दर्न ईस्टर्न मोस्ट, और वहाँ पे तो एक जंग भी हो चुका है 1962 में भी। वहाँ पर अब जाकर के ईटानगर में हवाई अड्डा बना। 3-4 ऐसे प्रदेश थे जहाँ लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आज वहाँ से रेलगाड़ी चलती है। ईटानगर से मोदी जी ने स्वयं फ्लैग ऑफ की थी अरुणाचल एक्सप्रेस। पटरियों का जाल बिछ गया है। तो कहने का तात्पर्य ये कि आवाजाही बढ़ने से और जिस प्रकार से कल्चरल एक्सचेंज हुए हैं, उससे वहाँ के लोगों को समझ में आया कि हम भारत की मुख्य धारा का हिस्सा हैं, और उनका जो सरमाया है, उनका जो एसेट है, उसका उपयोग देश के बाकी हिस्सों में भी किया जाने लगा। एक क्षेत्र है जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, और उस क्षेत्र की चर्चा के कारण आपकी भी चर्चा हुआ करती है। चंद्रयान, सूर्ययान और अब गगनयान की तैयारी हो रही है। तो क्या माना जाए, जो एक संकल्प लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित राष्ट्र का, वो अंतरिक्ष की हमारी ऊंचाई के माध्यम से ही हम प्राप्त करने वाले हैं क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ये कहूँगा कि जैसे मोदी जी ने हमें 2047 के भारत की कल्पना दी है, जब भारत शिखर पटल पर होगा और निश्चय होगा, और उसके लिए जैसे उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र का योगदान रहेगा, हर भारतवासी का, हर नागरिक का योगदान रहेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि उस मंजिल की तरफ बढ़ने का जो सफ़र है वो स्पेस के रास्ते से शुरू हो चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत ने पहले से ही अन्य कई देशों के तुलना में अग्रणीय स्थान ग्रहण कर लिया। और उसमें विशेष बात यह है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा
का आगाज़, उसका प्रारंभ जब हुआ, तब सोवियत यूनियन, तत्कालीन सोवियत यूनियन और अमेरिका चांद की धरती पर मानव उतारने की तैयारी कर रहे थे। अब हम तो अभी चंदा मामा दूर के लोकगीत गाते थे, लेकिन आज हम देखिए, आज हमारा चंद्रयान 3 उस स्थान पर पहुंचा है जहां ना अमेरिका पहुंच सका, ना रूस पहुंच सका, साउथ पोल। और हमारा आदित्य जो सोलर मिशन है सूरज को, वो अपने डेस्टिनेशन, अपने पड़ाव पर अभी कुछ ही दिन में पहुंचने वाला है। हो सकता है अगले ही सप्ताह, जनवरी के शुरू में, वो अपने लैंगर रेंज पॉइंट जहां पे उसको जाकर के अपनी गतिविधि प्रारंभ करनी है वहां पहुंचेगा। और भारत तीसरा देश होगा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद। तो हम बहुत सी पहलुओं में उनसे आगे बढ़ चुके हैं। और यही कारण है कि जब मोदी जी वॉशिंगटन डीसी की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ से ये एक सुझाव आया और एक मुतालबा भी आया कि भारतीय अंतरिक्ष का कोई वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉट हो जो उनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा सके, उनके हमरा, उनके साथ। और संभवतः वो अगले वर्ष ऐसा होगा भी। यानी उन्होंने हमारी काबिलियत को समझा, हमारी योग्यता समझा। और इसके लिए सबसे अधिक अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना है तो वो मोदी जी। और उसका एक मैं वैज्ञानिक कारण दूंगा, क्योंकि हम विज्ञान की बात कर रहे हैं। हमने अंतरिक्ष को बंदिशों में बांध कर रखा था। गोपनीयता के पर्दे में हम काम करते थे। 10 लोगों की टोली अंदर बैठी रहती थी और हमें साधनों का भी अभाव रहता, रिसोर्सेज का भी। काबिलियत की कमी ना थी, प्रतिभा की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे। आपने देखा होगा वो पुराने चित्र, सारा भाई बाईसाइकिल पर कैरेज पर सामान लेकर के जाते हैं। यानी इतनी प्रतिबद्धता, इतना जज्बा। लेकिन हमने उनको रिसोर्स क्रंच में डाल करके रखा था। मोदी जी ने उसे खोल दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। आपको हैरत होगी कि केवल इस फाइनेंशियल ईयर में 9 महीने के भीतर, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, अभी तक लगभग 1000 करोड़ से अधिक स्टार्टअप्स की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जी। और जब चंद्रयान का आपने जिक्र किया, तो चंद्रयान का जब लॉन्चिंग हुआ तो वहाँ पर लगभग 10,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से उसे देखने आए थे। और ये वो स्थान था श्रीहरिकोटा का जहाँ के फाटक एक ज़माने में बंद रहा करते थे। अंदर कोई झांक भी जाता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती। वहाँ किसी आलोचक ने एक ट्वीट किया कि व्हाट इज़ न्यू, व्हाई सो मच बज़। तो मुझे एक 1000 मीडिया मित्र थे वहाँ पे। तो मीडिया मित्र ने मुझे दिखाया कि साहब ये ट्वीट आया। तो मैंने कहा आप ये मुझे बताएं, व्हेन डिड यू कम हियर लास्ट? बोले मैं पहली बार आया। मैं कहा यही नया है, यही नया है। अब वहाँ पे कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब स्कूल और कॉलेज के बच्चे नहीं जा रहे, बंगलौर में, श्रीहरिकोटा में, उन स्थानों पे। तो उससे क्या हुआ, एक तो इंडस्ट्री को भी दिलचस्पी आई, हमारी फाइनेंशियल पूलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, साथ ही साथ नॉलेज पूलिंग भी हुई जी। एक मिश्रण तैयार हुआ। ये यंग माइंड्स, हमारे जो प्राइवेट स्टार्टअप्स यंग आए हैं, जो आरंभिक समय में आए, स्काई रूट इत्यादि, वो अब एंटरप्रेन्योर्स बन चुके। यानी मेरे ख्याल से दुनिया के पहले कुछ एक स्टार्टअप्स थे जो प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, अब तो ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार। यानी हमने अपनी प्रतिभा को बंदिशों में, बेड़ियों में जकड़ करके रखा था। मोदी जी ने बहुत बड़ी उसको राहत दे करके एक बहुत बड़ा उपकार किया इस विभाग पर। और ये अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप की बात करें तो सिंगल डिजिट हुआ करता था। निश्चय सिंगल डिजिट। और अब 150 से ज्यादा। हाँ, ये बल्कि मैं तो कहूँगा 150 भी क्रॉस कर गया। कल ही मैं देख रहा था लगभग 189-90 तक हम पहुँच गए जी। और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं जी। और भारत ने एक और भी एक मिसाल कायम की है दुनिया के लिए। हमने रॉकेट लॉन्चिंग तक ही अपने आप को महदूद नहीं रखा जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस पर मोदी जी अक्सर बल देते हैं, सरकार बनने के कुछ ही साल के बाद, मुझे लगता है 2015 या 16 में, प्रधानमंत्री के ही सुझाव पर एक 2 दिवसीय यहाँ कार्यशाला रखी गई थी दिल्ली में, जहाँ हर मंत्रालय और हर विभाग के प्रतिनिधियों को, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ बिठाया गया ताकि वो समझ सकें कि कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल हो सकता है। आज स्पेस टेक्नोलॉजी इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया, एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। रेल पटरियों का निर्माण हो, स्मार्ट सिटीज़ का हो, सड़कों का हो, टनल का हो, टेली मेडिसिन, डिजिटल मेडिसिन,
स्वामित्व योजना जैसी एक महत्वपूर्ण योजना जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैपिंग कर रही है, वो उसके लिए गति शक्ति। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का जो भरपूर इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मुझे नहीं लगता विश्व के किसी और देश में हो पाया था। तो ये हमने एक मिसाल कायम की है जैसे, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ट्रिब्यूट टू आवर फाउंडिंग फादर्स, क्योंकि साराभाई ने जब इस विभाग की स्थापना की और साथ ही साथ उनके कंटेम्प्रेरी होमी भाभा थे जो एटॉमिक एनर्जी की भी स्थापना कर रहे थे, तो उन दोनों का ये कहना था कि हम इन दोनों क्षेत्रों को विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे, पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे और राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख भूमिका रहेगी। हम इन दोनों विभागों को उस स्तर पर लाएंगे। तब लोगों को विश्वास नहीं होता था, उनको समझ में नहीं आता कैसे होगा। खासतौर एटॉमिक एनर्जी के बारे में कहते थे एटॉमिक है तो मतलब बम है, लेकिन आज देखिए वही एटॉमिक एनर्जी हमारे लिए अल्टरनेटिव क्लीन एनर्जी का एक सूत्र बन रहा है, स्रोत बन रहा है। और एटॉमिक एनर्जी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग में। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमने जो हमारे जो वैज्ञानिकों का समर्पण था या उनका संकल्प था, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जो बंदिशें थी वो बंदिशें दूर की गई हैं पिछले 4-5 वर्षों में। इस पूरी यात्रा को देखकर ऐसा लगता है कि एक तो अवसरों की कमी थी, वो अवसर प्रदान करना शुरू कर दिया गया है पिछले 8-9 बरस से। दूसरा, जन भागीदारी। आपने कहा कि भाई स्पेस को ऐसा छुपा कर रखा जाता था इस क्षेत्र को आम लोगों से, अब उसमें स्टूडेंट्स के और छात्रों के माध्यम से उसमें जन भागीदारी भी तय की गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब आपने देखा चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई और जब उसकी लैंडिंग हुई जी, तो मुझे नहीं लगता घर में हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर था जहां लोग सारे काम काज छोड़ करके टेलीविजन के आगे बैठ गए। और जब मेरे तो अब रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि उस गौरव की अनुभूति हो रही थी हर भारतीय को। मैं तो सोमनाथ जी से कह रहा था, जो हमारे चेयरमैन, कि ये वो दृश्य है जो भारतवर्ष में अभी तक सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान देखने को मिलता था। यानी कोई व्यवसाय हो, कोई क्षेत्र हो, आपकी दिलचस्पी कुछ भी हो, आपकी हॉबी कुछ भी हो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके अगर चंद्रयान की लॉन्चिंग का लैंडिंग का समय 6 बजे के लगभग है तो 5 बजे तक घर पहुंचना ही पहुंचना है। तो उस तरह, और ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग आई है, हाँ। ये सारे स्टेक होल्डर्स की सिनर्जी बनती है। इससे इंडस्ट्री, रिसर्च, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब जुड़ जाते हैं तो फिर रिसोर्स पूल बनता है। अब देखिए, विडम्बना कहती है, हम अक्सर गायबाना गप लगाते कहते हैं साहब देखिए नासा ये कर गया, हम नहीं किया। हाँ। लेकिन हम नहीं समझते थे कि नासा के 50-60% से अधिक रिसोर्स नॉन गवर्नमेंट है और अब वही होगा। और दूसरा ये कि अब एक इकोसिस्टम भी इस सरकार ने निर्माणित किया है। उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जी। जो भी अभी पिछले ही कुछ महीने पहले ही जिसका स्थापना हुई एक मंत्रिमंडल निर्णय के परिणाम स्वरूप, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उसमें लगभग 60-70% रिसोर्स नॉन गवर्नमेंट होगा। यानी अगर हमने विश्व के विकसित देशों के साथ स्पर्धा करनी है, उनके मुकाबले में आके खड़ा होना है या उनसे आगे बढ़ना है, तो हमें विश्व के मापदंडों पर भी पूरा उतरना होगा। हमारे पैरामीटर्स भी वही होंगे, हमारी यार्डस्टिक भी वही होगी, हमारी स्ट्रेटेजी और रणनीति भी वही होगी। और पहली बार इसी कारण आज हमें बड़ी संजीदगी से सुना जाता है, देखा जाता है, क्योंकि पहला एक ज़माना गुजरा, आपने भी देखा कि जब कोई क्लीन एनर्जी की बात हो या क्लाइमेट की बात हो या स्पेस, तो समझते साहब ये तो अनजान लोग हैं, हमें हमारे बारे में कोई समझी। आज यही भारत कॉप मीटिंग में तय कर रहा है 2070 में नेट ज़ीरो होंगे हम। ये हाइड्रोजन में बाकी मुल्कों को हम लोगों ने बनाया है G20 के माध्यम से। G20 में हमने ग्लोबल अलायंस बनाया बायो का, तो हम बाकी लोगों को अगुवाई देने का, आज दुनिया हमसे सीख लेने को तैयार है। हमारी एक ज़माना था भारत बाकी देशों की अगुवाई में काम कर रहा था, आज बहुत से देश हमारी अगुवाई में काम करने को तैयार है। जी हाँ, अंतरिक्ष क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, छोटी मोटी चीज़ें भी हम विदेशी खरीद कर बहुत खुश हुआ करते थे कि हमने विदेशी चीज़ खरीदी है। अब वही गौरव की अनुभूति स्वदेशी सामग्री खरीद कर हो रही है भारतीय को। ये बहुत बड़ा चेंज है। वोकल फॉर लोकल का जो मोदी जी ने हमें आह्वान किया, उसका परिणाम ये हुआ कि कई लाख करोड़ हमारे लोकल की सेल बढ़ गई जी। और आज खादी जैसा क्षेत्र, खादी का एक्सपोर्ट हो रहा है जी। और ये सारा इन्हीं प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। इन्होंने कहा खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। और मोदी जी की एक बड़ी उनकी एक विशेषता है कि जो वो कहते हैं वो जन अभियान बन जाता है। ये बात है। और ये
ये जो स्पेस का सेक्टर है जैसे आप कह रहे हैं, इसमें अभी हम साउथ पोल पर उतरे हैं तो चंद्रयान से जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, जो इनपुट्स आ रही हैं, अभी तो वो उसका विश्लेषण हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन बाकी देश नासा इत्यादि वो उसका इंतजार कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि यहाँ पर हम बाकी देशों में से आने के बजाय निर्यात, आयात के बजाय निर्यात होने लगा, वो बात हमारे ब्रेन ड्रेन पर भी होने लगी। भारी संख्या में हमारे युवा वैज्ञानिक वापस आने को तैयार है। अभी क्या हो रहा था कि हमारे पास, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आम लोगों के ध्यान में नहीं रहता, हमारा त्रिवेंद्रम में एक इंस्टीट्यूट है स्पेस का, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, जो शिक्षण प्रशिक्षण के लिए उसकी सिलेक्शन IIT JEE से होती है और उसी में प्रेफरेंस देना होता है जैसे IIT देते हैं। बहुत सारे लोगों को उसका जानकारी भी नहीं थी। 100% प्लेसमेंट हुआ करती थी, लेकिन 50-60% से अधिक बच्चे चले जाया करते थे नासा इत्यादि, क्योंकि यहाँ पर कोई और अवसर नहीं थे। अब जब से ये खुला स्टार्टअप्स का, तो वो जाना बंद हुए और यहाँ अपनी किस्मत आजमाने को बैठे, और जो चले गए कुछ साल पहले वो वापस आने का रास्ता देख रहे हैं। तो हमने सिर्फ वोकल फॉर लोकल नहीं किया, जो लोकल अनलोकल हो गया था वो भी लोकल बनने को तैयार है। और हमने देखा कि विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं, अब उनको अलग अलग देशों के नागरिकों की देखने की जो नजरिया है उसमें परिवर्तन आ गया। बिल्कुल ठीक है आपने, भाव आ गया है भारतीयों को लेकर जो है। बिल्कुल ठीक है। जितने हमारे स्टार्टअप्स हैं, चाहे वह स्पेस स्टार्टअप्स हैं नासा में, चाहे हमारे IT स्टार्टअप्स हैं, जितने भी ग्रुप्स बने हैं वो भारतीय मूल के बच्चों को तरजीह देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। और मैंने बल्कि पूछा है और कि ऐसा क्यों है, कुछ बर्लिन के कुछ विज्ञान, तो उन्होंने 3-4 गुण गिनवाए कि साहब बड़े मेहनती हैं, बड़े प्रतिबद्धता से काम करते, और आखिर में उन्होंने कहा कि ये वीकेंड छुट्टी नहीं मनाते। सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों में से भारतीय हैं। एक और विभाग है आपका, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, ये भी खासी चर्चा में है। चर्चा की वजह से राष्ट्रीय पोर्टल तो है ही इसका, इसके अलावा जो रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं वो अपने आप में क्रांति लेकर आ रहे हैं रोजगार के क्षेत्र में। नहीं, निश्चय वो तो मोदी जी की कल्पना थी। और साथ ही साथ एक बात और भी, चूंकि मोदी जी के मुख से बात निकलती है तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। ये भी एक समझाने का काम हुआ है कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं जी। और इसी तरह से जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप्स में वो रिफ्लेक्ट होता है कि जहाँ सिंगल डिजिट से हम 190 तक पहुंच गए स्पेस में, और ओवरऑल हम स्टार्टअप्स में मात्र 350-400 थे, आज 1.25 लाख तक। और वो, लेकिन साथ साथ सरकारी नौकरी में भी मेरिट रहे, उसके लिए बहुत से रिफॉर्म्स लाए गए। इंटरव्यू की प्रथा समाप्त हो गई, ऑनलाइन सारा कुछ होने लगा, ट्रांसपेरेंसी आई। अब देखिए जो नवनियुक्त हो रहे हैं उनका इतना ऊंचा लेवल है ऑफ मेरिट, और उनके लिए मिशन कर्मयोगी प्रारंभ जैसा एक उपलब्ध सुविधा करवा दी गई, ताकि वो अपना नया दायित्व ग्रहण करते ही अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सकें ऑनलाइन। तो ये सारा एक सिलसिलेवार तरीके से प्रारंभ किया गया, जिसमें पारदर्शिता भी है और जिसमें एक टाइमलाइन भी फॉलो होती है। जी, जो एक पेंशन और जन शिकायत वाला विभाग है, वो हमेशा से उलझा हुआ विभाग रहा है, उसको जिस तरीके से तकनीक के साथ जोड़ा गया है, उससे क्या बदलाव आया? एक बड़ी अहम बात यह है कि किसी भी, जैसे हमने बात शुरू की थी मैक्सिमम गवर्नमेंट मिनिमम गवर्नमेंट, तो मैंने कहा कि पारदर्शिता भी रहे, भ्रष्टाचार भी कम रहे, नागरिक भागीदारी भी रहे, उसके लिए बहुत अनिवार्य उसका एक अंग है ग्रीवेंस रिड्रेसल। जब किसी कोई शिकायत आती है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें सब्जेक्टिविटी हो। मेरा तो ये मानना है कि अगर 2-3 जगह अलग अलग जगह से शिकायत आती है और एक ही जगह की है, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हमारी कोताही है जी। तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल, एक और तो उस नागरिक को हम एड्रेस कर रहे हैं, उसकी ग्रीवेंस को या उसकी एस्पिरेशन को, दूसरी ओर हम अपने आप के लिए भी एक फीडबैक ले रहे हैं जी। 2014 में जब ये सरकार आई तो आलम यह था कि पूरे देश भर में से कुल मिलाकर के साल में केवल और केवल 2 लाख शिकायतें आती थी। यानी लोगों को लगता था कि शिकायत दर्ज करा दो, कोई जवाब आता नहीं। आज 20-22 लाख, यानी कई गुना बढ़ गए। और जब बात मैंने एक पत्रकार वार्ता में कही तो किसी पत्रकार मित्र ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी के आने के बाद शिकायतों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि पत्रकारों का वो रहता है अभियान करना। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, इसका उत्तर बाबा गालिब 150 साल पहले दे गए थे कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। क्या बात है। हमसे तवक्को है, हमसे अपेक्षा है कि हम टाइमलाइन फॉलो करते हैं। हर शुक्रवार को हम असेसमेंट करते हैं, 97% तक हमारा डिस्पोजल रहता है।
5 दिन में हो जाता है, ना हो तो उसकी वजह बताते हैं। तो लोगों को हमसे उम्मीद है जी। कि हम डिलीवर भी करेंगे और हम ही करेंगे, जो पहले नहीं थी। पहले हमने कई प्रदेशों में तो ऐसा था कि वेबसाइट बना दी थी औपचारिकता के तौर पर, लेकिन उसको अधिकारी अपडेट ही नहीं होती थी, अपडेट नहीं करते थे, विजिट नहीं थे करते, और लोग भी छोड़ देते थे उम्मीद। हमने एक टाइमलाइन और अब इसमें और ज़्यादा सुधार करने के लिए हमने पिछले साल से एक ह्यूमन हेल्प डेस्क भी बना दी, क्योंकि हमने इसको ऑनलाइन कर दिया, प्रदेशों को इसके साथ जोड़ दिया गया, सीपी ग्राम का एक मैकेनिज्म बना। और कई बार क्या होता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत तो एड्रेस हो जाती है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं होती कि वो सोचता है कि मैंने तो कहा था कि शायद इसके बाद मेरी कोई प्रमोशन हो जाए, तरक्की हो जाए, लेकिन इन्होंने तो मुझे प्रोसीजर समझा दिया। तो हमने पिछले साल से एक ह्यूमन इंटरफेस भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि हर शिकायत के निवारण के बाद उसके शिकायतकर्ता से एक अधिकारी बात करेगा। जी, और समय जो है समाप्त हो रहा है। ये तो वो तमाम बातें हो गई जो मैंने आपसे पूछी हैं। कोई एक बात जो आपके दिल की करीब हो और आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहते हो चलते चलते? नहीं, मुझे लग रहा है कि एक तो आने वाले समय में हमारा जो महत्वपूर्ण एक मिशन रहेगा, जैसे आपने अंतरिक्ष की बात की, ये तो आदित्य रहेगा जो जाकर के सूरज के रहस्यों को खोज करेगा, क्योंकि अब हमारा स्टेक बहुत बढ़ गया है स्पेस में। बहुत सारे हमारे सैटेलाइट्स हैं और सोलर विंड्स निकलती हैं, कभी गर्म तूफान आते हैं, उससे क्या नुकसान होगा उसकी स्टडी, और वो बहुत ही कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। गगनयान हमारा 2025 में रहेगा। लेकिन ये सब इसलिए संभव हुआ कि हमारे सरकार के मुखिया एक ऐसे व्यक्ति हैं who has the courage and conviction to break the taboos of the past। जैसे अंतरिक्ष को खोला, 70 वर्ष तक हम एक पर्दे में काम करते रहे, गोपनीयता में, उम्मीद भी छोड़ बैठे थे कि ये निज़ाम बदलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि नीति निर्धारकों के स्तर पर और राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर जिस प्रकार का इनेबलिंग वैल्यू हमें मिला है काम करने का, इसलिए इस तरह का शायद पहले कभी हमें उपलब्ध नहीं था। और इसलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स हैपनिंग फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। जैसा आपने भी कहा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अब सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। अब इकोसिस्टम ऐसा है जो उनका सहयोग करता है। अब सरकार ऐसी है जो इंटिमिडेशन नहीं करेगी, फैसिलिटेशन करने का रुझान रखती है। और एक मंच सज गया है। अब हमें सबको सम्मिलित रूप से कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना है और विकसित राष्ट्र बनाना है, एक संकल्प लेना है। समय आपने निकाला बहुत व्यस्त कार्यक्रम से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद समय निकालने के लिए। संवाद में आज के लिए इतना ही। संवाद में आपसे फिर भेंट होगी एक विशिष्ट विभूति के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।